का यूट्यूब चैनल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन करें संस्कृत विशेषज्ञ डॉक्टर किरण चौधरी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें डॉक्टर किरण चौधरी का यूट्यूब चैनल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन करें संस्कृत विशेषज्ञ डॉक्टर किरण चौधरी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें डॉक्टर किरण चौधरी का यूट्यूब चैनल। नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को प्रणाम और सभी का नमस्कार स्वीकार किया जाता है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का नमस्कार स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल जी हाँ, उपस्थित हो गए हैं और कारक टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कारक का परिचय और प्रथमा विभक्ति इससे पहले वाली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे। सारी क्लासेज प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस सिस्टमैटिक। बिल्कुल आपकी जो भी पीछे की क्लासेज रह गई हैं आप उनको ले सकते हैं। आप सभी का गुड इवनिंग। हो जाइए तैयार आप लोग कॉपी और पेन लेके, और बिल्कुल आपकी क्लास एकदम सुचारू रूप से जैसी चलती आ रही है वैसे ही चलेगी। हाँ जी बिल्कुल, आज हम पूरी द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे। देखिए, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। देखिए, कारक कोई भी चैप्टर हो, फिलहाल मैं आप ही के लेवल में लेकर इस चैप्टर को क्लियर करवा रही हूँ, जिसमें कारक की परिभाषा है। पहला जो सूत्र है वो कारक की परिभाषा के रूप में है कर्तुरिप्सितमं कर्म। कर्तुरिप्सितमं कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। बिल्कुल, प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं मैम 3000 लाइव है। देखिए, अभी आप लोगों की ड्यूटी और आप लोगों की, हम हक से कह सकते हैं, एक बार सभी इस क्लास को शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज 23 फरवरी हो रही है। 25 फरवरी को अपनी जो सिस्टमेटिक क्लासेस शुरू हुई थी उसको 1 महीना हो जाएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है 25 फरवरी तक अपने इस क्लास के अपन 1 लाख सदस्य हो जाए। फटाफट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने दोस्तों के पास। जी हाँ बिल्कुल आपको करना होगा। यस, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। कर दिया निर्मला करी मैम, कर दिया। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। करना होगा बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, कर्तुरिप्सितमं कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म। देखिए, इसके बाद उस कर्म में कर्मणि द्वितीया, जो कर्म हमने लिखा उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति।
मैम उपसर्ग भी पढ़ाइए। उपसर्ग बिल्कुल मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, उपसर्ग भी पढ़ाऊंगी, अव्यय भी पढ़ाऊंगी, सभी को पढ़ा दूंगी। फिलहाल तो जो क्लास पढ़ा रही हूं वो पढ़िए आप लोग। यस, हाँ जी। तो जो अनुक्त कर्म होता है, कौन सा कर्म होता है? अनुक्त। ये अनुक्त क्या चीज है जी? अनुक्त। देखिए आप लोग देखें तो हम लोग कहते हैं राम फल खाता है, यहाँ पर क्रिया राम के अनुसार लगी, राम के अनुसार फल खाया जाता है, यहाँ क्रिया फल के अनुसार लगी। तो क्रिया जो जिस प्रदानकर्ता के माध्यम से लगती है उसे हम उक्त कहते हैं। जो कर्तृवाच्य वाक्य होता है उसमें कर्ता उक्त होता है और कर्म अनुक्त होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है और कर्म उक्त होता है। तो ध्यान दें बिल्कुल आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, आप देखिए कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। देखिए जैसे हम वाक्य लिखें, राम फल खाता है, या मैं लिखूं सीता 2 पुस्तकें पढ़ेगी। सीता 2 पुस्तकें पढ़ेगी। सीता 2 पुस्तकें पढ़ेगी। हमने लिखा मोहन गांव, मोहन कल गांव गया था। मोहन कल गांव गया था। तीसरा वाक्य हम लिखें, मैं और तुम दोनों, मैं और तुम दोनों 2 लेख लिखेंगे। लिखेंगे। फिर देखिए हम सब 4 फल, हम सब ने 4 फल खाए। ये वाक्य मैंने आप लोगों के सामने लिखे। देखिए सीता 2 पुस्तक पढ़ेगी, राम फल खाता है। पहले वाक्य देखिए, राम फल खाता है। क्रिया को देखिए, क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो क्रिया को करने वाला राम क्या हो गया? कर्ता। ये कर्ता इस क्रिया के लिए किसे चाह रहा है? फल को। तो फल क्या हो गया? कर्म। राम करता है, राम करता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएं? प्रथमा। राम की संख्या, कर्ता की संख्या कितनी है? 1। तो हम लिखेंगे राम है। क्या लिखेंगे? राम है। राम है। फल, तो कर्म में द्वितीया फलम। खाता है, क्रिया कौन सा अर्थ दे रही है? सुचेता जांगीड़, आपका गलत है वाक्य। देखिए कौन सा अर्थ दे रही है? क्रिया वर्तमान काल अर्थ दे रही है। समझना आप लोग, क्रिया वर्तमान काल अर्थ दे रही है तो कौन सा लकार आएगा? कौन सा लकार आएगा? लट लकार। देखिए वर्तमान काल अर्थ देती है तो लट लकार, भूतकाल अर्थ देती है तो लंग लकार, भविष्यत काल अर्थ देती है तो लिट लकार, आज्ञा अर्थ दे तो लोट लकार, चाहिए अर्थ दे तो विधिलिंग लकार। तो देखिए फलम, राम,
अब लट लकार का तो आ गया, पर पुरुष कौन सा आएगा? आप लोगों को मैंने बताया, यदि कर्ता अस्मद शब्द हो यानी स्वयं से संबंधित हो तो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। यदि युष्मद शब्द हो तो मध्यम पुरुष, और संज्ञा या तत्शब्द हो तो प्रथम पुरुष। अब राम क्या है? संज्ञा शब्द। राम क्या है? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द में कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष। और हम क्या लिखेंगे? फलम खादती। संज्ञा शब्द है तो प्रथम पुरुष। राम की संख्या 1 है तो एक वचन क्रिया वर्तमान काल अर्थ दे रही है, तो यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वेरी गुड, शाबाश। अगला वाक्य है, सीता 2 पुस्तक पढ़ेगी। कौन पढ़ेगी? सीता। सीता पढ़ेगी। ये हीरालाल गुजर जी कह रहे हैं पराग में उपसर्ग है या नहीं? नहीं हीरालाल जी, पराग में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि रंज धातु के घय प्रत्यय लगता है तो राग बनता है, फिर प उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए पराग में उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल। सीता 2 पुस्तक पढ़ेगी। पढ़ेगी कौन? सीता। सीता क्या है? कर्ता। सीता क्या है? कर्ता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति सीता के रूप राम के जैसे चलेंगे। सीता रमा रमे रमाहा रमाम रमे रमाहा रमया रमाभ्याम रमाभि रमायै रमाभ्याम रमाभे रमायाः रमाभ्याम रमाभे रमायाः रमयोः रमाणाम रमायाम रमयोः रमासु। इस तरीके से सीता के रूप चलेंगे। तो कर्ता क्या है? सीता। सीता प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग नहीं लगेगा। कितनी पुस्तक पढ़ती है? पुस्तक क्या हो गया? कर्म। पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है। 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न प्रयुक्त होती हैं। सुरेंद्र पूनिया जी पूछ रहे हैं मैम क्या आप लकार पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगी सुरेंद्र जी। तो 2 पुस्तक पढ़ेंगी। तो देखिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो यहां पर आएगा पुस्तके। पुस्तके का मतलब द्विवचन है। पुस्तक कितनी है? 2। पुस्तक कितनी है? 2। अगर आपको संख्या लगाना हो तो कौन सी संख्या लगाएंगे? द्वे। पुल्लिंग होता है तो द्वौ लिखते हैं। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हो तो यहाँ द्वे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? द्वे। तो यहाँ पर द्वे होगा जी, जो द्वौ कर रहे हैं, जैसे प्रकाश पालीवाल द्वौ कर रहे हैं। गलत है प्रकाश जी आप, बिल्कुल। आप देखिए, द्वौ पुस्तक। राकेश रोज जी कह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे मैम। राकेश रोज जी, आपका जवाब मैंने देख लिया कि 28 लोगों को मैम मैंने सब्सक्राइब कर दिया। मैं क्या जवाब दूं? आप लोग देखिए, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार में मैंने बोल दिया अपन क्लास लेंगे, अगर जवाब देंगे बात ही करेंगे तो क्लास नहीं चलेगी। इसलिए एक दिन अपन बिल्कुल आपसी वार्तालाप की क्लास रखेंगे, तब आपके सभी के मैं जवाब दूंगी। फिलहाल जो क्लास है उसमें आप लोग सहयोग कीजिए कि केवल क्लास रखें और मैसेज वही करें जो आपके एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जिससे मुझे पता चले एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर अपन व्यवहारिक मैसेज करेंगे तो हम लोग अपनी क्लास को उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे जितना बननी चाहिए। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास में वही कमेंट करें फिलहाल जो होना चाहिए, आपके एक्चुअल प्रॉब्लम है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। यस, तो देखिए, पुस्तकें कितनी पुस्तक पढ़ेंगी? 2। तो पुस्तकें 2 पुस्तक, द्विवचन का मतलब ही 2 संख्या होती है। द्विवचन का मतलब ही द्विसंख्या होती है। आप देखिए, मोहन, पढ़ेगी। पढ़ेगी कौन सा लकार है? भविष्यत काल। कौन सा है? भविष्यत काल। पठिष्यति, पठिष्येतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्येतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बिल्कुल। तो पढ़ेगी कौन? सीता। सीता संज्ञा शब्द है
दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या आ जाएगा? पठिष्यति। आप ध्यान दें आप लोग, पुस्तक में द्विवचन है, पुस्तक के अनुसार क्रिया में द्विवचन नहीं होगा क्योंकि कर्म अनुक्त है। कर्म क्या है? अनुक्त है। इसलिए सीता संज्ञा शब्द है तो सीता के अनुसार पठिष्यति कौन सा होगा? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। वेरी गुड, बहुत ही अद्भुत, अद्भुत, शानदार। मोहन कल गांव गया था। गया था भूतकाल। गया था भूतकाल, बिल्कुल। भूतकाल में कौन सा लकार होगा? लंग लकार। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, बिल्कुल। तो मोहन कर्ता कौन हो गया? मोहन। तो क्या लिखेंगे? मोहन है। बीता हुआ कल, बीते हुए कल को बोलते हैं हया और आने वाले कल को बोलेंगे स्वः। आज, अद्य, अब, अधुना, तो हयाह यानी कल, बीता हुआ कल। कहाँ गया? गांव। तो गत्यर्थ कर्मणि, जहां भी जाए, हमने लगाई द्वितीया विभक्ति। गया था कौन? मोहन। मोहन क्या है? संज्ञा शब्द। मोहन क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द है तो हम कौन सा पुरुष लगाएंगे? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। तो लगाएंगे ग्रामम। यह ग्रामम अगच्छत। अगच्छत, ग्रामम अगच्छत। आप लोग ये समझ पा रहे हैं? यहाँ पे मैं लगा रखा है और यहाँ ऊपर अनुस्वार। देखिए, मैं के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार लगता है और मैं के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो मैं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर स्वर है इसलिए ग्रामम लिखा, यहाँ पर खादती व्यंजन है तो ऊपर अनुस्वार लिखा। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैं और तुम दोनों दो लेख लिखेंगे। मैं और तुम दोनों दो लेख लिखेंगे। मैं का संस्कृत देखिए, मैं को क्या लिखेंगे? अहम। तुम दोनों, त्वम, युवाम, तो लिखेंगे युवाम। चे, दो लेख। देखिए, लेख और पाठ दोनों शब्द पुल्लिंग होते हैं। लिख धातु के घय प्रत्यय लगता है तो लेख शब्द बनेगा, पठ धातु के घय लगेगा तो पाठ बनेगा। और घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं तो लेख शब्द पुल्लिंग होगा, राम के जैसे रूप चलेंगे। तो दो लेख, लेख में कौन सा वचन आ जाएगा? द्विवचन। तो पट्रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, लेखः लेखौ लेखाः, लेखम लेखौ लेखान। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए, ये आएगा अहम युवाम चे लेखौ। और दो लिखानी है संख्या तो पुल्लिंग में क्या लगाएंगे? द्वाऊ। पर लेखौ खुद ही द्विवचन है तो दो संख्या में दो वचन का ही द्विवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल। लिखेंगे, लिखेंगे कौन सा काल, कौन सा अर्थ दे रहा है? बताइए जरा। भविष्यत काल अर्थ है। कौन सा? भविष्यत काल अर्थ।
और भविष्यत काल अर्थ हो तो लकार लृट लकार होगा। कौन सा लकार होगा? लृट लकार होगा। और लृट लकार में मैं अहम यानी कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। युवा कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। अब हमारे सामने आ गई क्रिया उत्तम पुरुष लगाएं या मध्यम, क्योंकि अस्मद शब्द है तो उत्तम पुरुष, युवाम युष्मत शब्द है तो मध्यम पुरुष। पर ध्यान दें आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था उत्तम पुरुष सबसे बलदायी होता है। अगर ऐसा हो तो आप लोग क्या करें? उत्तम पुरुष सबसे बड़ा होता है, मध्यम पुरुष उससे छोटा होगा और प्रथम पुरुष सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर कौन सा पुरुष लिखेंगे? उत्तम पुरुष। अब वचन कौन सा लगेगा? कर्ता कितने जने हो गए गिनो? एक तो मैं और एक तुम दोनों, तो दो, ये तो दो ऑलरेडी हैं और एक हो गया मैं, तो दो और एक कितने हो गए? तीन। कितने हो गए? तीन। बिल्कुल, कितने हो गए? तीन। तो तीन कर्ता हो गए, तो वचन कौन सा आएगा? बहुवचन, यानी क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन लृट लकार। लेखी शेती, लेखी शेत, लेखी शंति, लेखी शेषी, लेखी शेथ, लेखी शत, लेखी शामी, लेखी शावह, लेखी शामह। तो क्रिया क्या लगाएंगे? लेखौ, लेखी श्याम है, लेखी श्याम है। उत्तम पुरुष बहुवचन। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, मैं उम्मीद कर रही हूं ये चीज आपके समझ में आई होगी कि कर्ता, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन, क्रिया द्विवचन, कर्ता दो से ज्यादा तो बहुवचन। तो आप ध्यान दें कि कर्ता कितने जने हो गए? तीन, तो क्रिया आई बहुवचन की। और कर्ता अस्मद और युष्मद का हुआ तो कौन सा शामिल किया जाएगा? युष्मद शब्द। वेरी गुड, शाबाश। मैम दो किधर गया इसमें? दो बिल्कुल आप लोग देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ। अजय गुर्जर जी पूछ रहे हैं मैम दो नहीं लिखा। अजय जी, लेखों का मतलब हो गया दो लेख, द्विवचन में, सब में नहीं, द्विवचन में दो संख्या न लिखेंगे तो भी उसका मतलब क्या होगा? वचन का मतलब होता है संख्या, तो द्विवचन का मतलब ही संख्या दो होता है। अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे द्वौ, बट अगर द्विवचन हो तो वहां पर दो लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि द्विवचन का मतलब ही क्या होता है? दो संख्या। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद अगला देखिए, कोई वाक्य मैं आपको बताऊं और आप लोग फटाफट कोशिश कीजिए। जैसे तुम और हम दोनों, तुम और हम दोनों चार फल खाएंगे। अब बनाओ, देखिए आप फटाफट वाक्य बनाइए। खाएंगे, तुम दोनों और तुम और हम दोनों चार फल खाएंगे। तो लेखौ कैसे आया? ममता महावर जी पूछ रही हैं। ममता जी, लेख शब्द पुल्लिंग है और दो लेख लिखने के लिए कहा गया है। कितने लेख? दो लेख। तो लेख क्या है? कर्म। लेख क्या है? कर्म। कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी। अब दो लेख लिख रहा है तो द्वितीय का द्विवचन लेखौ होता है, द्वितीय का द्विवचन क्या होगा? लेखौ। जितेंद्र स्वामी जी पूछ रहे हैं तीन होते तो क्या लिखते? तीन होते तो जितेंद्र जी त्रय लिखते, क्योंकि दो के बाद संख्या तीन, चार, पांच कितनी भी होगी वो संख्या लिखनी होगी, परंतु दो संख्या होती है तो द्विवचन ही होता है। संस्कृत में वचन कितनी होगी? दो। बिल्कुल, हाँ जी, फटाफट बताइए। मैम प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष
हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार आएगी। तो क्रिया किसके अनुसार आएगी? सुरेश बिश्नोई जी, उत्तम पुरुष के अनुसार आएगी। उत्तम पुरुष सबसे बलदायी होता है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए पिछले से लास्ट वाला वाक्य मैम दोबारा बताइए। उसी का ही मैंने कर्ता कर्म चेंज किया, फिर भी मैं बता दूंगी, फिलहाल इसको समझिए। हाँ जी, तुम को क्या लिखेंगे? तुम। हम दोनों, अहम आवाम, तो क्या लिखेंगे? आवाम। अब देखिए 4 फल, पिछली बार मैंने 2 लिखा था तो मैंने बताया द्विवचन में 2 संख्या लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो नहीं भी लिखे, बट 4 में संख्या लिखनी पड़ेगी। 3 होती तो भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि बहुवचन में। तो 4 फल, फल शब्द नपुंसक लिंग है। फल शब्द नपुंसक लिंग है। 1 से 4 तक की संख्याओं में बिल्कुल यहाँ पर फलानी लिखेंगे हम बहुवचन में, परंतु संख्या कितनी लिखेंगे? चत्वारी। और स्त्रीलिंग होता तो चतस्र, पुल्लिंग होता तो चत्वारे है। चत्वारी फलानी, 4 फल। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। बिल्कुल। इसके बाद खाएंगे कौन सा अर्थ दे रहा है? भविष्यत काल। कौन सा अर्थ दे रहा है? भविष्यत काल अर्थ दे रहा है। और भविष्यत काल अर्थ हो तो लकार कौन सा होगा? लृट लकार। कौन सा लकार? लृट लकार। खादिशेति, खादिशेते, खादिशन्ति, खादिशेषि, खादिशेते, खादिशत्, खादिशामि, खादिशावः, खादिशामः। निशा पारिक चत्वारी फलानी। क्रिया लगाइए आगे। हाँ जी, तो त्वम आवाम, देखिए यहाँ पर अनुस्वार ने होकर मैं लिखा जाएगा क्योंकि आगे क्या है? स्वर। यहाँ पर व्यंजन है इसलिए अनुस्वार लिखा गया है। मो अनुस्वार है, अनुस्वार संधि का नियम लागू हो रहा है। अब देखिए कर्ता त्वम, कौन सा पुरुष लगेगा? मध्यम पुरुष। आवाम में कौन सा लगेगा? उत्तम पुरुष, क्योंकि अस्मत् शब्द हो तो उत्तम पुरुष, युष्मत् शब्द हो तो मध्यम पुरुष, पर दोनों ही आ गए तो कौन सा पुरुष लिखेंगे? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। अब कर्ता गिनो, कितने जने हैं कर्ता? तुम 1 ये और हम दोनों तो 2 ये। 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो वचन कौन सा आएगा? बहुवचन। वचन कौन सा आएगा? बहुवचन। रतनलाल अवस्थी जी क्रिया गलत लगा रहे हैं आप, खादिश्यत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन, क्रिया किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष बहुवचन। क्यों? क्योंकि 1 और 2 कितने हो गए? 3। बिल्कुल यहाँ पर लगेगी फलानी। खादिशामी, खादिशावः, खादिशामः, खादिशामः। सेम इससे पीछे वाले वाक्य जैसा बनाया। हाँ जी बिल्कुल। त्वम आवाम चे चत्वारि फलानी खादिशामः। तुम और हम दोनों 4 फल खाएंगे। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ खादिशाम है बिल्कुल, क्योंकि बहुवचन आएगा। उत्तम पुरुष सबसे बलदायी होता है। वेरी गुड। हाँ जी अमित नागर जी बिल्कुल मिल जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद देखिए और द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है? तो एक सूत्र है उपान वध्यांग वसह। उपान वध्यांग वसह। देखिए उप, अनु, अधि और आंग। आंग, उप, अनु, आधि, आंग, 4 उपसर्ग हैं आपके सामने और इन्हीं को जोड़कर लिखा है। देखो पै में मात्रा ए की, ए और ए मिलकर क्या हो गया? आ। न में मात्रा ऊ की, न में से ऊ निकालेगा तो न आधा ऊ को यणची, ई को यणची सूत्र से क्या हो जाएगा? ऊ को वह। क्या हो जाएगा? ऊ को वह। फिर देखिए
यहाँ पर ध में मात्रा किसकी है? ई की। ध में मात्रा किसकी है? ई की। ई के स्थान पर यह हो जाएगा और यह के मात्रा लग जाएगी आ की। और एक साथ में यहाँ पर लिख रखा है कि उपान वध्यांग। उपान वध्यांग का मतलब क्या हो गया? उप अनु अधि आंग उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व में हो। वस धातु की, वस का मतलब होता है क्रिया क्या होगी? रहना। वस धातु के पूर्व में उप अनु अधि आंग उपसर्ग हो तो वहां पर आधार के स्थान पर कर्म हो जाता है। आधार के स्थान पर कर्म हो जाता है। देखिए वस धातु के रूप वसति, वसतः, वसंती, वससी, वसतः, वसत, वसामि, वसावह, वसाम। आप लोगों को जो ये कह रहे हो मैडम धातु रूप शब्द रूप नहीं, ये आपके याद नहीं है। बात ये है, बाकी नियम तो समझ में आ रहा है। धातु रूप शब्द रूप कैसे लगाएं वो आपको याद करने होंगे। ऐसा पढ़ाई में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो आपको शॉर्ट की बिल्कुल घोल कर नहीं पिलाया जाता है। आप खुद सब भावी शिक्षक हैं, समझदार हैं आप लोग। बिल्कुल आपको याद करना होगा, खुद के लिए याद करना होगा, हमें रीड सेलेक्ट करने के लिए याद करना होगा। ये समय निकल जाएगा। देखिए समय हमेशा बदलता रहता है। कुछ भी बिल्कुल आप लोग कहें हमें बिल्कुल भी याद नहीं हो रहे मैम, कोई भी चीज़ कहीं से तो शुरू होती है। आपको समय लगे, लिख कर देखें, पढ़ कर देखें, इनको याद तो आपको करना होगा। हाँ जी, अब देखिए उप अनु अधि आंग वस धातु के पूर्व में हो तो आधार के स्थान पर सप्तमी हो जाती है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं कि मैं जयपुर रहता हूँ। मैं जयपुर रहता हूँ। अब रहता हूँ कौन? मैं। तो मैं को क्या लिखेंगे? अहम। और रहने का आधार क्या है? जयपुर, तो लिखेंगे जयपुरे। रहता कौन हूँ? मैं। तो मैं यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है, वर्तमान काल है तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? वसामी। ये सूत्र कहता है इस वसामी के पूर्व में उप अनु अधि आंग में से कोई सा उपसर्ग लग जाए, यानी वसामी लिखे या अनुवसामी या अधिवसामी या आवसामी लिखे तो आधार यानी सप्तमी के आधार पर, सप्तमी के स्थान पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया। और वाक्य बन जाएगा जयहम जयपुरम उपवसामि अनुवसामि अधिवसामि आवसामि। बिल्कुल यहाँ पर उपवसामि अनुवसामि अधिवसामि, बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीया, उप। आप लोगों को जयपुरे कैसे हुआ मैम? आर के यादव जी, रहना जहां भी क्रिया आए वस धातु तो रहने का कोई न कोई आधार होता है। जैसे जयपुर में रहता है, गांव में रहता है, नगर में रहता है, शहर में रहता है, जहां भी रहे वहां पर में, अंदर या पर आधार अर्थ भाव होता है। परंतु ये सूत्र कह रहा है हाँ बिल्कुल रहने की क्रिया में आधार में सप्तमी विभक्ति होती है, परंतु अगर वस धातु के पूर्व में उपसर्ग लग जाए तो सप्तमी के स्थान पर कौन सी लगेगी? द्वितीया। और वाक्य के अर्थ में कोई भी प्रभाव या परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल हाँ जी। तो अहम जयपुरम उपवसामि। अगर मान लिया हमने वाक्य लिखा हरि बैकुंठ में रहता है तो बनेगा हरि बैकुंठम उपवसति। आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन करके गलत पद लिखकर भी पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा। तो आप लोग क्रिया को देखना, वस धातु के पूर्व में उप अनु आदि आंग में से कोई सा भी उपसर्ग लग जाए तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। बिल्कुल
इसके बाद देखिए आप लोग, अधिसिंह स्थासाम कर्म, अधिसिंह स्थासाम कर्म, अधिसिंह स्थासाम कर्म। देखिए सिंह धातु, सिंह यानी शयन करना, स्था यानी ठहरना, आस यानी बैठना, बैठना और शयन करना आत्मनेपदी धातु है। स्था यानी ठहरना, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति रूप चलेंगे स्था के, आस्ते आसेते आसनते आस धातु के चलेंगे। कह रहा इन धातुओं के पूर्व में यदि आधि उपसर्ग लग जाए तो आधार के स्थान पर कर्म हो जाता है। यानी जैसे सोता है, बैठता है, ठहरता है, तो जहां भी ठहरेगा वहीं कोई ना कोई तो आधार होगा, कोई ना कोई तो आधार होगा, और उस आधार में हम द्वितीय विभक्ति करेंगे यदि यहां अधि उपसर्ग लगा दिया तो। वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल, ध्यान देना कि यहां पर उपसर्ग नहीं हो तो, उपसर्ग नहीं हो तो सप्तमी, उपसर्ग नहीं हो तो सप्तमी, और उपसर्ग हो तो द्वितीय। बिल्कुल, ये हेमंत कुमार शुक्ला जी कई देर से पीछे पड़ रहे हैं, कथितम चाहे भला बताओ, तो अभी ये तो बताएंगे आपका, वो जब उसकी बारी आएगी तब वो भी बताएंगे, जो बता रहे हैं उसको तो पढ़िए आप। हाँ जी बिल्कुल। तो अधिसिंह स्थासाम कर्म, सिंह स्था और आस धातु के पूर्व में वो अधि उपसर्ग हो तो आधार के स्थान पर कौन सा हो जाएगी? सप्तमी। बिल्कुल। इसके बाद ये कौन सा कारक है? मैं ये कर्म कारक है बेटा, यहाँ कर्म वे द्वितीय विभक्ति हो रही है, आधार के स्थान पर कर्म हो जाएगा। हम कर्म कारक पढ़ा रहे हैं आज। बिल्कुल। सप्तमी बता भी, सप्तमी तो जब सप्तमी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जब मैं द्वितीय पढ़ा रही हूं तो द्वितीय ही बताऊंगी, सप्तमी कैसे बताएंगे बताओ आप। इसके बाद देखिए, इसके उदाहरण देखिए, जैसे हरि बैकुंठ में सोते हैं तो यहाँ बैकुंठम अधिशेते। देखिए अधिशेते, सिंह धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा तो बैकुंठम, अधितिष्ठते लिख दिया तो भी हम क्या करेंगे? बैकुंठम ठहरते हैं। अगर हमने लिख दिया अध्यास्ते बैठते हैं तो भी क्या लिख देंगे? बैकुंठम। जहां भी हो, जैसे हम कहें बालक पलंग पर सोता है, बालक पलंग पर सोता है तो हम कहेंगे बालकः पर्यंकम अधिशेते। रमा चटाई पर बैठती है, रमा कटम अध्यास्ते। यानी कहने का मतलब सिंह स्था और आस धातु के पूर्व में यदि अधि उपसर्ग हो तो वहां पे कर्म हो जाता है। बिल्कुल। आजी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठहरना बढ़ना इसी के आधार पे यार बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये चीज कारक ही अपना आधार होता है। बिल्कुल। इसके बाद देखिए, हम देखें अकथितम च। अकथितम च एक सूत्र होता है जो गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति लगाता है। गौण कर्म में भी कौन सी विभक्ति लगाता है? द्वितीय। बिल्कुल। तो यहां पर अपन कहें कि द्विकर्मक धातु जैसे दूहे, याच, पाचे, दंडे, रोधे, प्रेछे, ची, ब्रू, सास, जी, माथे, मोशे, नी, री, कृषि, वह है। ये 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में गौण कर्म में भी
कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। दूहे यानी दूहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुद यानी रोकना, प्रच यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी कहना, सास यानी उपदेश देना, जी यानी जीतना, और मत यानी मथना, मोश यानी चुराना, नी यानी ले जाना, नी री यानी हरना, और कृष यानी खींचना, और वह यानी ढोना। बिल्कुल इन सभी 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में गौण कर्म में भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। देखिए यहाँ पर हम कहें कि जो कर्ता कर्म क्रिया हम लिख रहे थे, हम ये जाने अगर कर्म 2 हो गए तो, अगर कर्म 2 हो गए तो दोनों कर्मों में हम कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय। जैसे गाम पयः दोग्धी, गाय का दूध दूहता है, तो गाय का दूध दूहता है, दूध हो गया मुख्य कर्म, गाय हो गया गौण कर्म। दोनों ही कर्मों में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। सह बलिम वसुधाम याचते, वह बलि से पृथ्वी मांगता है, तो बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से, बलि गौण कर्म हो गया, पृथ्वी मुख्य कर्म हो गया। माता चावलों से भात पकाती है, माता तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान गौण कर्म हो गया, ओदन मुख्य कर्म हो गया। दंड राजा गर्गान शतम दंडयेति, राजा गौण कर्म हो गया, शतम मुख्य कर्म हो गया, दंड देना क्रिया हो गई। रुद सै ब्रजम अवरुणधिगाम, वह गाय को बाडिम ब्रज में रोकता है, तो ब्रज हो गया गौण कर्म, गाय हो गया मुख्य कर्म। सै माणवकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से मार्ग पूछता है, माणवकम गौण कर्म और पंथान यानी मार्ग में मुख्य कर्म। ची मालाकार है वृक्षम पुष्पाणि अवचिनोति, वह वृक्ष से माली वृक्ष से पुष्प चुनता है, तो चुनना क्रिया के लिए पुष्प हो गया मुख्य कर्म और वो वृक्ष हो गया गौण कर्म, वृक्ष हो गया गौण कर्म। ब्रू या सास, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते या सास्ते, गुरु शिष्य को धर्म की बात कहता है या उपदेश देता है, तो धर्म हो गया, धर्म मुख्य कर्म और शिष्य गौण कर्म। जी वह जैसे देवदत्त के 100 रुपए जीतता है, तो जीतता है 100 रुपए मुख्य कर्म हो गया, और जो देवदत्त के 100 रुपए जीता तो देवदत्त हो गया गौण कर्म, 100 रुपए हो गया मुख्य कर्म। मथ, विष्णु समुद्र से अमृत मतता है, विष्णु क्षीर निधिम सुधाम मथनाती, तो सुधा मुख्य कर्म, क्षीर हो गया गौण कर्म। मोश चुराना, वह देवदत्त के 100 रुपए चुराता है, चुराना मुशनाती मुशनात मुशनांती, बिल्कुल, तो मुशनाती मोश धातु में जो 100 रुपए चुरा रहा है वो गौण मुख्य कर्म, और जिसके चुरा रहा है वो गौण कर्म। और नी ले जाना, री हरना, कृष खींचना, वह ढोना। 100 ग्राम अजाम नयति, 100 ग्राम अजाम हरती, 100 ग्राम अजाम कर्षती, 100 ग्राम अजाम वहती, यानी अजाम मुख्य कर्म हो गया और ग्राम गौण कर्म हो गया। ब्रू का अर्थ क्या होता है? बोलना है, कहना, कहना, ब्रू यानी कहना, ब्रूते कहना, बिल्कुल। तो इन सभी धातुओं में 16 जो द्विकर्मक धातु हैं उनमें गौण कर्म में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। मैडम इन सभी उदाहरणों का अभ्यास कहाँ से? बिल्कुल संस्कृत समृद्धि पुस्तक में सारे उदाहरण आपको दे रखे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग देखिए ये जो क्लास हो रही है, क्लास को क्लास ही रहने दें तो बेस्ट है, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, याद तो आपको करना होगा किसी भी विषय वस्तु में, धातु रूप शब्द रूप, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। इन 16 धातुओं के गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद देखिए अभितोः, परितोः,
समया निकषा हा प्रति। अभितय यानी दोनों ओर, अभितय यानी दोनों ओर। परितय यानी चारों ओर। समया समीप, निकषा निकट, हा कष्ट, हा यानी कष्ट, प्रति यानी की ओर। इन अवयवों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है, इन अवयवों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। देखिए जैसे अपन लिखे गांव के दोनों ओर, तो वाक्य क्या बन जाएगा? ग्रामम, ग्रामम अभितय है, तो अभितय के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया। गांव के चारों ओर ग्रामम परितय, गांव के समीप ग्रामम समया, गांव के निकट ग्रामम निकषा। हाँ एक कष्ट है तो हा कष्टम। प्रति की ओर, जैसे मैं कहूं गांव की ओर तो ग्रामम प्रति। अब अपन गए गांव की ओर नदी है, ग्रामम प्रति नदी अस्ति। गांव की ओर पर्वत है, ग्रामम प्रति पर्वत अस्ति। युद्ध की ओर सैनिक जाते हैं, तो युद्ध की ओर तो क्या बन जाएगा? युद्धम, और की ओर को क्या लिख देंगे? प्रति। आगे जो भी अपन वाक्य बनाते हैं उस वाक्य को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अभितय परितय समया निकषा हा प्रति, इनमें से कोई सा भी अव्यय आ जाए तो कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया। ध्यान रहे विभक्ति अव्यय के जस्ट पहले लगेगी, विभक्ति अव्यय के जस्ट पहले लगेगी, बिल्कुल। इसके बाद देखिए, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, सभी बहुत बहुत अच्छी। हाँ इसके बाद आप देखिए और अव्यय कौन कौन से हैं, जैसे उभयतय है, सार्वतय है, धिक है, ऊपरी ऊपरी, अधो अधय है, अधेदी। उभयतय दोनों ओर, सार्वतय सभी ओर, धिक धिक्कार, ऊपरी ऊपरी। देखो यण संधि ऊपरी ऊपरी, तो क्या लिखेंगे? ऊपर ऊपर। अधो अधय, अधय यानी नीचे, नीचे नीचे। अध्येदी, अधि अधि यानी अंदर अंदर, अंदर अंदर। उभयतः सर्वतः धिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अधो, अध्येदी। इन अवयवों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। जैसे ग्रामम अभितय, ग्रामम सार्वतय, धिक दुष्टम, धिक रावणम, धिक दुर्जनम। धिक के योग में भी कौन सी लगाएंगे? द्वितीया। ऊपरी ऊपरी, जैसे अपन कहें वृक्ष के ऊपर ऊपर फल है, तो वृक्षम ऊपरी ऊपरी फलानि सन्ति। या वृक्ष के नीचे नीचे पत्ते हैं, वृक्षम अधो अधः पत्राणि सन्ति। या अध्येदी, तो अंदर अंदर अर्थ आ रहा हो, तो अंदर अंदर हो, नीचे नीचे हो, ऊपर ऊपर हो। अगर इन अवयवों में से किसी भी अवयव का प्रयोग किया हुआ हो तो जस्ट अव्यय के पहले आपको कौन सी विभक्ति लगानी होगी? द्वितीय, बिल्कुल। इसके बाद देखिए अंतरा अंतरेण, अंतरा और अंतरेण। अंतरा यानी बीच और अंतरेण यानी विना या रहित। जैसे उदयपुर और जयपुर के बीच पर्वत है, तो उदयपुर और जयपुर बीच के लिए क्या लिखेंगे? अंतरा। और विभक्ति कौन सी लगा देंगे? द्वितीय। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय। अंतरेण, जैसे हम कहें सुख के बिना जीवन नहीं है, अब बिना की जगह क्या लिखेंगे? अंतरेण। और सुख में कौन सी विभक्ति लगा देंगे? द्वितीय।
सुख में कौन सी विभक्ति लगेंगे? द्वितीय। कहने का मतलब अभितः परितः समयानिक्साहा प्रति उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधो अधः अध्यधि अंतरा अंतरेण इन सभी अव्ययों में सदैव कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। सदैव कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। बिल्कुल, शाबाश। इसके बाद देखिए और द्वितीय कहाँ होती है? हम पढ़ते हैं कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी, अत्यंत संयोगी। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी, काल समय, अध्वन मार्ग या दूरी। समय और मार्ग या दूरी में अत्यंत संयोगी यानी निरंतरता हो, निरंतरता हो तो कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय। जैसे एक महीने से लगातार संस्कृत पढ़ रहे हैं तो एक महीने में अपन कहें नदी कोस बर टेढ़ी मेढ़ी है तो क्रोशम कुटिला नदी, या मासम अधीते तो मासम क्रोशम, ये संख्या ये सॉरी कालवाचक या दूरीवाचक शब्द हैं और इनमें भी हम कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय। बिल्कुल। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ करते हैं? कर्म में। कर्म किसे कहेंगे? कर्तु रिप्सितमं कर्म, कर्तु रिप्सितमं कर्म। कर्मणि द्वितीय, अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। फिर हमने देखा कि उपान वद्यांग वसय वस धातु के पूर्व में उप अनु आदि आंग में से कोई सा उपसर्ग हो तो वहां पर हम कौन सी करेंगे? द्वितीय। और फिर हम कहें सेंग स्था और आस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग हो तो भी कौन सा होगा? द्वितीय। फिर हम कहेंगे कि अभितः परितः समयानिक्साहा प्रति उभयतः सर्वतः अधिक ऊपरी ऊपरी अधो अधः अंतरा अंतरेण इन सभी अवयवों के योग में भी द्वितीय। समय और दूरी वाचक शब्दों में निरंतरता हो तो द्वितीय। अकथितम च सूत्र से दूहे याच पच्च दंड रुद्र प्रच्छी ब्रू सास जी मत मुष्य नी री कृष्य वह इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में गौण कर्म में भी कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय। बिल्कुल। तो ध्यान रहे आप लोग, ये द्वितीय विभक्ति के अनुसार आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, ऑनलाइन क्लास की यही सुविधा है कि आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। आप लोगों को अभ्यास करना हो तो संस्कृत समृद्धि पुस्तक से आप अभ्यास कर सकते हैं। पुस्तक संपूर्ण राजस्थान में मिल रही है। जहां भी आपके आसपास का कोई भी बुक डिपो हो आप उस बुक डिपो पर जाइए, नहीं है तो उसको बोल दीजिए, वो आपको मंगवा कर दे सकता है, आप उससे अभ्यास कर सकते हैं। फिर अपन अपनी कक्षा को निरंतर चला ही रहे हैं और कल अपन तृतीय विभक्ति करण कारक पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को कल की क्लास में मैंने एक पीछे बताया था तुम लोगों को एक सफलता की कुंजी कि तुम लोग अगर डिप्रेशन में आ जाते हो, याद किया हुआ भूल जाते हो, कई से विद्यार्थी कह रहे थे मैम क्या करें, या कुछ ऐसी हमें कोई विषय वस्तु मिल जाए जिससे हम लाभान्वित हो, मैं उसके बारे में भी कल बातचीत करूंगी। और अपनी ये क्लास भी निरंतर रहेगी। आपकी कल की क्लास है 7 बजे से, वही कारक तृतीय विभक्ति करण कारक और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। कल हम 2 विभक्तियां पढ़ेंगे, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। तो रहिए तैयार। थैंक यू सो मच। अभी फटाफट आप लोग पूछ रहे हैं बांसवाड़ा में कहाँ मिल रही है, ये सब आप लोगों को नहीं मिल पाती है तो आप लोगों को आपको नंबर बताए हुए हैं, इससे पीछे वाली क्लास में भी 8829030661 पर मैसेज करके आप बताइए आपको बुक कहाँ चाहिए, वहां के लिए आपको जानकारी दे दी जाएगी। बिल्कुल, कॉल रिसीव नहीं होता है, सिर्फ मैसेज के माध्यम से आप उत्तर जवाब दे पूछेंगे, मैसेज का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। 8829030661 पर आप बताइए आपको बुक कहाँ चाहिए सभी को। बिल्कुल, हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्लास को जितना ज्यादा होए शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। आई प्राउड ऑफ